वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। ये हफ्ता काफ़ी हंगामा खेज रहा, कई अहम डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन एक खबर जो अंडर द रेडार ही रही वो खबर थी पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक नए सिक्योरिटी मुआहदे के हवाले से। इस सिलसिले में इसी हफ्ते विफाकी काबीना ने खामोशी के साथ एक जो अमेरिका के साथ हम एक मुआहदा करने जा रहे हैं या उस पर दस्तखत हो गए हैं, उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दी है। लेकिन जाहिर है कि ना अमेरिका की तरफ से ना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हुई है। लेकिन जो हमारे पास मालूमात हैं कि काबीना ने इस हफ्ते इसकी मंजूरी दी है। अब ये जो मुआहदा है इसके क्या खतोखाल हैं, ये किसके फ़ायदे में है, क्या पाकिस्तान का इसको फ़ायदा होगा और ये मुआहदा क्यों किया गया, इसका सारा क्या बैकग्राउंड है, इस पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, सबसे पहले क्योंकि आप भी जो ख़ास करके काबीना के मामलात हैं देखते रहते हैं, ये जो मेरे पास मालूमात हैं ये थ्रू समरी सर्कुलेशन इसको मंजूर किया गया है। तो ये क्यों किया जाता है, मतलब ये बाकायदा काबीना का जब इजलास हो वहां पर ये मामला क्यों नहीं रखा जाता? क्या ये इस तरह के जो सेंसिटिव मामलात हैं या जो चीज़ हुकूमत चाहती है या जो भी इदारे हैं कि वो पब्लिक ना हो, तो क्या इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि थ्रू सर्कुलेशन जो है अप्रूव करवा लिया जाए? देखिए, जो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 है जिसके तहत वफाकी हुकूमत का जो कार्य सल्तनत है वो चलता है, उसके तहत कोई भी फैसला जो काबीना से करवाया जाता है उसके दो तीन तरीके मेजर उसके दो हैं। एक तो बाकायदा जो काबीना का एजेंडा होता है उसके ऊपर आप जो समरी है वो टेबल करते हैं वहाँ पे, और दूसरा थ्रू सर्कुलेशन होता है। दोनों तरीके कार जो है वो लाफुल है, उसमें कोई अनलाफुल बात नहीं है, लेकिन दोनों तरीके कार जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनके जो फैसलों की जो अहमियत है और उसकी जो वैल्यू है उसका फ़र्क होता है। कि अगर एक आप समरी काबीना में पेश करते हैं, वहाँ पे 86 मेंबर की कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर की, तो वहाँ पे डिबेट हो सकती है, कोई भी मेंबर खुलकर अपने राय का इजहार कर सकता है और उसके ऊपर काउंटर आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर उस डिबेट की बेस के ऊपर कोई फैसला कर सकते हैं या उस समरी को रोक सकते हैं। दूसरा तरीकेकार जो कि नॉर्मली होता है कुछ मामलात में जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या डिफेंस के हवाले से सेंसिटिव हों, तो उनको उन समरीज को ये सर्कुलेशन में डाल देते हैं। अब उसमें जो हुकूमत को बेनिफिट होता है वो ये होता है कि डिबेट नहीं होती। अगर कोई मेंबर एग्री नहीं करता, नॉर्मली मेंबर्स एग्री कर जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि जो सर्कुलेशन में समरी गई है वो अप्रूव ना हो, उसका एक टाइम फ्रेम होता है। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट उसको यस कर देते हैं तो वो समरी बगैर डिस्कशन के वो अप्रूव कंसिडर्ड होती है। अब जो समरी सर्कुलेशन में जाती है वो सर्कुलेशन में जाने से पहले उसकी बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मंजूरी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वजारत है, इस केस में अगर डिफेंस मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो भी वजारत है, उसने समरी जब कैबिनेट डिवीजन को भेजनी है तो उसके साथ वो एक चिट्ठी भेजेंगे कि इसको आप थ्रू सर्कुलेशन लेके जाएं, या फिर ये कैबिनेट डिवीजन विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करके उसको सर्कुलेशन में ले जाते हैं। अब ये जो माहिदा जिसके भी आप तफसीलात बताने जा रहे हैं, ये इंतहाई सेंसिटिव और अहम है पाकिस्तान के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये बुरा है पाकिस्तान के लिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि इस तरह के जो मामलात हैं वो थ्रू सर्कुलेशन आपको मंजूर नहीं करवाने चाहिए। इस पर डिबेट होनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के जो मैटर्स हैं वो आप खामोशी से थ्रू सर्कुलेशन अप्रूव नहीं करवाते। अभी तो वो अलग डिबेट हो जाएगी। जो कुछ इन दिनों में पार्लियामेंट में हो रहा है, जिस तरीके से थोक के हिसाब से कवानीन पास हो रहे हैं, उसमें कई ऐसे मुतनाज़ कवानीन हैं जो मेंबरान ने इवन पढ़े तक नहीं है। तो अगर मुल्क में ये हालात चल रहे हैं तो बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। लेकिन इन एनी केस जाहिर है कि ये तो हम टेक्निकलिटीज़ और रूल्स की हम बात कर रहे थे। ये मुआहदा है क्या बुनियादी तौर पर? इस मुआहदे का बुनियादी तौर पर नाम है कम्युनिकेशन इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसे आमतौर पर जो अमरीकी इस्तिलाह में शॉर्ट फॉर्म है, इसे सिस्मोआ भी कहते हैं। अब ये मुआहदा अमरीका किन मुमालिक के साथ करता है? अमरीका ये बुनियादी तौर पर एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है और अमरीका ये मुआहदा उन मुमालिक के साथ करता है या वो मुल्क जो उसका इत्तेहादी हो या फिर उस मुल्क को मुस्तकबिल में अमरीका हथियार बेचने का सोच रहा हो। तो ये इसका बुनियादी तौर पर बैकग्राउंड है। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इस तरह का कोई मुआहदा हुआ है। पहली दफ़ा 2005 में इसी तरह का एक मुआहदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ था और उसकी मुद्दत 15 साल थी, यानी कि 2020 में वो एक्सपायर हो गया। लेकिन उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था
दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी और अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी और अमेरिका के जो बूट्स हैं ऑन ग्राउंड थे अफगानिस्तान के अंदर, तो जाहिर है कि दोनों के इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तान और अमेरिका के वो कन्वर्ज कर रहे थे। लेकिन इस मौके के ऊपर यकीनी तौर पर ये बहुत से लोगों के लिए जो फॉलो करते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात हैरान कुन भी था, क्योंकि एक तासुर आम तौर पर यही है कि अमेरिका क्योंकि अब विड्रॉ कर गया अफगानिस्तान से और उनके जो मुस्तकबिल में अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो अलाइन है विद इंडिया, तो वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का मुआहदा क्यों करेगा। तो इसीलिए ये आई थिंक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और शहबाज इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश की, वॉशिंगटन में भी हुई बात, यहाँ पे भी कुछ जो रिटायर्ड लोग हैं जो डील करते रहे इस मामले को, उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। एक, उसने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अमेरिका यहाँ पर माजी की गलती नहीं दोहरा रहा। आपको पता है कि जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, जब विड्रॉल हुआ था अमेरिका का, यहाँ से चले गए थे, मगरब गया था, तो इमीडिएटली पाकिस्तान के ऊपर प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट और पाबंदियां लग गई थी, ठीक है। और बाद में 9/11 के बाद पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से ये गिला करता रहा और खदशा भी रहा कि आज अगर आप अफगानिस्तान में बैठे हैं, कल जब चले जाएंगे तो आपने अगेन हमें अबैंडन कर देते हैं। और अमेरिका जो है हमें 12 यकीन दहानी कराता रहा नहीं कि हम माजी की गलतियों से सबक सीखा है, अब अगर हम जाएंगे भी तो हम खित्ते को और पाकिस्तान को अबैंडन नहीं करेंगे। इसमें एक जो चेंज है, देखें कुछ दिनों के बाद 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे विड्रॉल को और तालिबान को अफगानिस्तान में आए हुए, तो एक चीज़ ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि किसी हद तक अमेरिका ने सबक सीखा है। बजाय कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाते, इस मुआहदे के तहत कम अज कम ये सिग्नल कर रहे हैं कि इन फ्यूचर, क्योंकि 15 साल का मुआहदा है, कि पाकिस्तान के साथ एटलीस्ट मिलिट्री और डिफेंस जो कोऑपरेशन है उसमें दोनों के दरमियान आप एक कह सकते हैं कि तावन हो सकता है। ये एक इसका सिग्निफिकेंट पहलू है और आई थिंक इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो दूसरा पहलू है इसमें, कमल, आगे बढ़ने से पहले इसमें मेरा ख्याल इसको एक और व्यू से भी इस चीज को देखना चाहिए। वो ये है कि जो पिछला 2015 का एग्रीमेंट था 2020 में वो खत्म हो गया। 2005 का एग्रीमेंट था वो 2020 में खत्म हो गया 15 साल के बाद। अब बीच में 3 साल का आपका गैप एक आया। अब ये जो गैप था इसमें पाकिस्तान के इस अरसा में ना तो चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो हम चीन के ऊपर भी ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे चूंकि चीन के साथ ताल्लुकात थे तो अमेरिका ने इसकी रिन्यूअल की कोशिश नहीं की होगी। और इसी अरसा में पाकिस्तान के यूएस के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि जो पाकिस्तान और आईएमएफ का मुआहदा हुआ है इसमें क्या गिव एंड टेक्स हुए हैं हमें अभी नहीं पता। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक तो हमें पता था कि पॉलिटिकल साइड पे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। अब अगर जो यूएस है अगर 3 साल इस मुआहदे के बगैर रहा है, और इसकी मैंने कुछ चीजें मैंने देखने की कोशिश की, तो एक पाकिस्तान, एक यूएस का और साउथ कोरिया का गालबन एक एग्रीमेंट की एक इसकी एक वो पड़ी हुई है कॉपी वेबसाइट के ऊपर। तो वो मैंने जब उसको पढ़ा तो उसमें 3-4 चीजें, ऑल दो ये कंट्री स्पेसिफिक, एक तो इनकी स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट होता है और फिर कंट्री स्पेसिफिक उसमें चेंजेस आ सकती हैं, उसमें एडिशंस हो सकती है, एक्सक्लूजन्स हो सकती हैं। अब अगर उसको फॉर्मेट को ले लें तो उसमें जो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मुआहदे के तहत। एक तो ये जो टैक्टिकल कम्युनिकेशन होती है दोनों ममालिक के दरमियान, उसको ये जो एग्रीमेंट है उसको एक कवर देता है और उसका एक फ्रेमवर्क तय करता है। दूसरा जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है बिटवीन द यूएस आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी, उसको ये कवर करता है। मतलब उन दोनों के दिमाग में टैक्टिकल कम्युनिकेशन हो रही है तो किस किस्म की होगी, सीक्रेसी क्या होगी। अच्छा, तीसरी चीज इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें जो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन होगी उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, और फिर सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस के अंदर किस किस्म के जो आलात हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो ये वो सारी चीजें जो है वो इस मुआहदे में कवर हो रही है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखें कि इसमें फायदा किसका है। देखें फायदा और अग्रीमेंट ये अब अगर हुआ है तो क्यों हो रहा है, इसमें जाहिर है कि अमेरिका जब तक नहीं चाहेगा तो वो नहीं होगा। भारत के साथ भी आपको पता है कि इस तरह के ये जो फाउंडेशनल अग्रीमेंट होते हैं उसमें कोई लॉजिस्टिक का है, कोई बेसिक बाकी जो अग्रीमेंट्स है, क्योंकि वो तो अब उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इस तरह के 4 बेसिक अग्रीमेंट्स जो हैं वो अमेरिका और भारत के दरमियान इस वक्त हैं। और ये जो पर्टिकुलर उसमें उसका थोड़ा डिफरेंट नाम है। जब अमेरिका साइन करना चाहता था, वो जब पाकिस्तान के साथ साइन किया था तो अमेरिका के साथ भी उनके नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे। इंडिया के साथ हुए तो इंडिया ने बड़ा रेजिस्ट किया था और उसको कई साल लगे। गालिबन 2005 में नेगोशिएशन शुरू हुए और 2018 में जाके
वो मुआहदा हुआ उनके दरमियान। वो क्यों हुआ? भारत का एक कंसर्न ये था कि ये उनकी जो एटॉनमी है, ये सॉवरेंटी है, वो चैलेंज होती है। क्योंकि ये जो आपने सारा जिक्र किया, जब आप एक उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्योंकि अमेरिका के अंदर कुछ उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेट्स से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है कुछ हथियार किसी मुल्क को बेचना चाहता है, तो कुछ सर्टन रेगुलेशंस हैं और ये सिस्मोआ जो है वो उसको फिर कवर करता है। अब उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी देगा तो आप उसके बदले उनको कुछ गारंटीज भी देंगे। आप शेयर के आप ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये आगे आप इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करेंगे। फिर उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी आपको देंगे, उसके पीरियोडिक्स जो भी चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं, उसके अंदर वो चीज़ भी शामिल है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो डिफेंस और जो बाकी इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं, कहीं ना कहीं अगर अमेरिका के साथ ताउन कर रहे हैं तो वो आपको उसके लिए खोलना पड़ता है। तो अब इसके अंदर एक जो पहलू है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद हम कंप्लीटली, क्योंकि जब अमेरिका ने हमारे पे पाबंदियां लगाई या हथियार देना हमें बंद किए, तो हमारी रिलायंस आपको पता है कि अब चाइना के ऊपर है। इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि इस वक्त ये मुआहदा करना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज कॉन्फिडेंट इनफ कि अभी भी जो उनकी जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है या बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उनकी इतनी बाइफर्केशन है कि अगर अमेरिका आके वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं चेक करना भी चाहता है, कि वो जो चाइना की सेंसिटिविटीज हैं उनको वो इजीली उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो इसके अंदर ये एक सिग्निफिकेंट पहलू है। दूसरा ये भी है कि शायद पाकिस्तान और चीन के जो भी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं अभी उस लेवल तक नहीं गए कि पाकिस्तान को कोई शायद अमेरिका के साथ फर्दर हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें आई थिंक कामरान, इसके अंदर देखें, जिस तरह आपने इंडिया की एग्जांपल दी ना, इंडिया इन मामलात में बड़ा वो केयरफुली वो मूव करता है। उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो शायद इसलिए बेहतर तरीके से इन्फोर्स कर सकता है कि उसकी इकोनॉमिक मसल है, उसकी पॉपुलेशन भी उसका एक स्ट्रेंथ है इंडियंस की। इस केस में जो इस तरह के मुआहदे होते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सर्विलेंस है, वो किसी कंट्री की भी हो सकती है, दो पार्टनर्स के दरमियान भी हो सकती है। कौन से स्टैंडर्ड्स के आलात कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे? अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के होंगे, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के होंगे? डेफिनेटली इस केस में तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के। अगर अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी देगा ना, देखें एक जो चीज़ लेट्स से F-16 जो आपको 9/11 के बाद जो अमेरिका ने जो भी F-16 दिए ना, उसमें अमरीकी कहते हैं कि वो हमने पाकिस्तान को दिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि वॉर ऑन टेरर के लिए। और पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म के लिए जो साबका कबायली इलाके हैं, जो पाकिस्तान ने वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से तबाह किया, उसमें F-16 ने बड़ा क्रिटिकल किरदार अदा किया। लेकिन जो बालाकोट वाला वाकया हुआ, उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान पब्लिकली तो एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन अमरीकी कहते हैं कि हमने F-16 जो है वो इस्तेमाल किया। और उसमें अमेरिका का ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो एंड यूजर जो अग्रीमेंट का एक मुआहदा होता है उसके खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने टेरिटोरियल बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया। नहीं, मतलब ये तो हमारा दावा, ये काउंटर आर्गुमेंट नहीं, हमारा आर्गुमेंट तो ये है कि अगर एक मुल्क हमारे के ऊपर हमला करता है और हमारे पास एक वेपन है या कोई जहाज मौजूद है, तो हमने तो उसको इसलिए तो नहीं रखा हुआ नुमाइश के लिए, वो तो हम इस्तेमाल करेंगे। और हमारा शायद उसमें आर्ग्यूमेंट ये था कि हमने उसको ऑफेंसिव पर्पस के लिए नहीं, एज ए डिफेंसिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अमेरिका का जाहिर है कि आपको पता है कि भारत के साथ अब उनके ताल्लुकात की जो नौयत आपको पता है, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि आपको वो F-16 दें और आप उनके खिलाफ करें। उनका भी जाहिर है कि वहां पे क्लाउट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक जो भी टेक्नोलॉजी आपको वो देंगे, तो दे विल मेक श्योर कि आपने उसका स्पेसिफिक पर्पस पे क्या है, आपने कहां पे इस्तेमाल करनी। खैर ये तो हम आगे डिबेट में चलेंगे। अब इस लेकिन एक चीज है कामरान, एक ब्रेक में जाने से पहले, कि अमेरिकन अभी भी पाकिस्तान को अलाउ नहीं कर रहे कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी, जो खुद भी आप बात कर रहे हैं, इवन कि हम जो मिलिट्री कार्गो के लिए जो प्लेन इस्तेमाल होते हैं C-130, हम उसकी जो लेटेस्ट उसकी जो सीरीज हम बाय नहीं कर रहे, हम सेकंड हैंड लेने पे मजबूर है। तो अब ये 3 साल का गैप रहा, तो इसका मतलब ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान F-16 अभी भी ज़ाहिर है कि दुनिया में एक ट्राइड एंड टेस्टेड वो कहते हैं कि मशीन है। पाकिस्तान ना सिर्फ अमेरिका तो दे ही नहीं रहा ना हमें, जॉर्डन और इराक के पास भी, बल्कि कहते हैं कि इस तरह के F-16 था फ्लीट पाकिस्तान खरीदना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर है कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चाहिए होती, तो अमेरिका ने इजाज़त नहीं दी कि इराक जो है पाकिस्तान को वो F-16 तैयारे जो है वो सेल करे। तो इस अग्रीमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है दो कि ज़रूर एक विंडो है कि अमेरिका हमें जो है कोई हाई टेक टेक्नोलॉजी या हथियार हमें दे सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि काउंटर टेररिज्म में और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पाकिस्तान को मिल सकती हैं, और उसके लिए ज़ाहिर है कि हमें पैसा भी चाहिए। बट उसमें टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जो बात है, खास करके सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन, आई थिंक जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है
दैट रिमेन्स इंटैक्ट, और ये जो मुआहदा है ये उसी को रिफ्लेक्ट करता है। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे पाकिस्तान की मईशत का। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आप जिक्र करते हैं मईशत का। इस माली साल का आगाज़ यकीनी तौर पर हो गया है, दो के एक साय ऑफ रिलीफ गवर्नमेंट के लिए ज़रूर था कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ विद द IMF, जो इमीडिएट थ्रेट थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, वो कम से कम जो सेंटिमेंट है, जो अनसर्टनिटी है, फॉर द टाइम बीइंग ख़त्म हुई। और हमने देखा कि उसकी रिफ्लेक्शन जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ऊपर गई, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था। बट दैट डज नॉट मीन कि जो पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हो गए हैं बाई एनी मीन्स। और इसमें शहबाज जो इस माली साल का आगाज़ है, जो अभी तक के अदाद शुमार देखें, कोई इतना इंकरेजिंग नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि IMF का प्रोग्राम होने के बाद जो भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे। देखिए कामरान, जब ये मुआहदा हुआ था तो मैंने उस वक्त मेरा एम्फेसिस दो चीज़ों के ऊपर था। एक तो ये कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछला IMF के साथ एग्रीमेंट था $6.5 बिलियन का, वो नाकामी पे ख़त्म हुआ। और दूसरा ये कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो अगला मुआहदा हुआ है उसमें 3 गवर्नमेंट्स एटलीस्ट इन्वॉल्व होंगी। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट की एक्सटेंशन नहीं होती तो जो इस मुआहदे को इम्प्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट जा रही है जिसकी पॉलिटिकल कमिटमेंट के ऊपर हमेशा डाउट्स रहे, गवर्नमेंट आएगी, वो जाएगी। जब मैं ये बात कर रहा था कि पिछला मुआहदा हमारा नाकामी पे खत्म हुआ, तो लोग मुझे कह रहे थे कि आप क्यों पेसिमिज्म की बात कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है, मुआहदा हो गया। मैंने कहा आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो चेंज नहीं हुआ, आपका ट्रैक रिकॉर्ड वहीं पे है और आपकी हरकतें हमें बहुत जल्द बता देंगे कि आप कितने संजीदा। आपको इस चीज़ की तो खुशी है कि $3 अरब का मुआहदा हो गया। हमें भी इस चीज़ को हमने अप्रिशिएट किया था कि पाकिस्तान को जरूरत है IMF के मुआहदे की, और हुकूमत की अपनी वजह से वो एग्रीमेंट जो था पिछला, वो प्रोग्राम, वो नाकामी पे खत्म हुआ। अब ये जो साल स्टार्ट हुआ है, और उस वक्त भी मेरा यही पॉइंट था कि ये पैसा आ रहा है, ये जो चीज़ें हैं, ये वक्ती तौर पर रुपए की कदर में जो बेहतरी हो रही है, डॉलर की कदर में कमी हो रही है, वक्ती है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं। साल का स्टार्ट होता है, जुलाई का जो महीना है उसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो फर्दर उसमें कमी हो जाती है। रफली $2 अरब की हमारी बरामदात जुलाई में हुई है, जो कि अगर पिछले महीने के मुकाबले में देखें तो 13% कम है। अगर आपको जुलाई 2022 से कंपेयर करें तो ये तकरीबन 21-22% उसमें कमी है। और जो इंपोर्ट्स वाली साइड है वहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, कदगने लगाई, जो कि इन्होंने ख़त्म कर दी थी एंड जुलाई में, एंड जून में। बट जुलाई में उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि सिर्फ $3.7 अरब की इंपोर्ट्स, वो भी कम। तो ये अच्छे साइंस नहीं है, आपके एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ, FDI आपकी नहीं बढ़ी। इस दौरान हम सेलिब्रेशंस कर रहे थे। अब बात आ जाती है, आगे चलते हैं, ये जो IMF का मुआहदा हुआ है 9 माह का, शॉर्ट टर्म का, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं पाएंगे? खुद IMF की रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि इसके जो रिस्क हैं इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के, वो बहुत हाई हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ कामरान, पहला महीना और पहला ही हुकूमत ने जो गलत एक स्टेप उठा लिया। एक तो चीज़ उन्होंने दो इसमें चीज़ें देखने वाली थी कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, तेल की कीमतों में इजाफा करते हैं या नहीं करते। इन्होंने इनके ऊपर बहुत दबाव था कि ना इंक्रीज करो, यही वजह के बजाय उसको 31 जुलाई को अनाउंस करने के शाम को, या जो एक रूटीन होती है डार साहब की, उन्होंने अगले दिन एक टेलीवाइज्ड एड्रेस किया और उसमें बताया कि हमने 20 रुपए तकरीबन फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा कर लिया। वहां पे इसलिए हो गया कि वो पॉलिटिकली अनपॉपुलर तो था, लेकिन वहां पे कोई लॉबी, कोई प्रेशर ग्रुप काम नहीं कर रहा था, जैसे सैलिड क्लास के केस में होता है। दूसरा फैसला जिसको हम देख रहे थे वो शरह सूद में क्या हुकूमत इजाफा करती है या नहीं करती। अब ये IMF भी इस चीज को बड़ा क्रिटिकली देखता है। जो इसके अंदर अब देखें, वहां पे प्रेशर ग्रुप्स थे, वहां पे भी लॉबीज थी, सब कुछ था। तो वहां पे जब मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी होती है, उससे पहले जो इंडिपेंडेंट सर्वेज आ रहे थे, उसमें ये बड़ी क्लियर इंडिकेशंस आ रही थी। मार्केट एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि कम से कम 1% शरह सूद में इजाफा कर उसको 23% कर दिया जाएगा। और मार्केट की एक्सपेक्टेशन महंगाई में इजाफा, नंबर 1 उसकी वजह से, और नंबर 2 जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स IMF को दी थी अंडर द स्टैंड बाय एग्रीमेंट अरेंजमेंट जो था। तो एज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट और एज अगेंस्ट द कमिटमेंट्स गिवन टू द IMF, हुकूमत ने शरह, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत कहेंगे तो कहेंगे नहीं वो तो आज़ाद है, हमारी बात नहीं सुनते, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने उसमें इजाफा नहीं किया, अनचेंज उसको रखा 22% पे। ऑल्दो कि उस वक्त तक जो आपके जो नंबर्स थे वो आपकी महंगाई के वो रिपोर्ट हो चुके थे। अब ये देखिए, इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जुलाई में महंगाई की जो शरह है वो 26% के आसपास रहेगी। पिछले साल में हम हाईएस्ट लेवल पे गए थे, मई में 38 पे, फिर वो 29% पे क्लोज हुआ। तो वो बजाय 26 होने के वो 28.3% पे इन्फ्लेशन रेट आया।
और ये जो फैसला आया, जो कुछ लीक्स आई उसके बाद, वो ये थी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मेंबर्स थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, वो जिनके 5 अपने मेंबर्स होते हैं, उन्होंने अनचेंज की बात की, और जो प्राइवेट मेंबर्स थे 3, उन्होंने इसमें इजाफे की बात की। और दिस इज वेरी क्रूशियल। इसका मतलब ये है, एक अजम्पशन है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, गालिबन वफाकी हुकूमत से उसके ऊपर दबाव था कि आप इसमें इजाफा नहीं करेंगे, और यही चीज जो है ये हुकूमत के खिलाफ तो अब जाती है। मुझे ये बताएं कि ये पहले भी जो आपको पता है, ये तो ऑन रिकॉर्ड अब IMF कहती है कि एक बहुत बड़ी वजह कि 9th रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत पर IMF को एतमाद नहीं था, क्योंकि हम एक मुआहदा करते हैं, कमिट करते हैं और फिर उसको खुद ही वायलेट करते हैं। और ये पहला एक टेस्ट केस था, और ये जो IMF की जो स्टाफ लेवल की रिपोर्ट है उसमें बड़ा वाज़ेह था, और वो इंडिकेशन दे रहे थे कि पाकिस्तान को मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। उसके बावजूद ये गवर्नमेंट ने या स्टेट बैंक ने उसको अनचेंज रखा। डू यू थिंक क्या सेंस है फ्रॉम द IMF? IMF के लोग अभी छुट्टियों पे हैं, दे आर ऑन रिसेस, उनकी कंट्री जो हेड है वो भी यहाँ पे नहीं है। स्टेट बैंक ने तो इसी वजह से नहीं कि छुट्टियों पे है, पूछ लेंगे। देखें, वो ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन किधर छुट्टियों पे है या नहीं है। जो उसके यू थिंक कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हम इंक्रीज करेंगे? एक्सपेक्टेशन तो बहुत दूर की बात है ना, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया ना। मैं बल्कि उसको नाज़रीन के लिए पढ़ भी देता हूं कि ये जो IMF की जो नाज़रीन रिपोर्ट आई थी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद, उसके अंदर लिखा हुआ कि पाकिस्तान विल हैव टू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी टू सपोर्ट डिसइंफ्लेशन एंड एंकर एक्सपेक्टेशंस। उनकी जो तवक्कुआत है महंगाई की, उसको कम करने के लिए इनको जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको टाइट रखना पड़ेगा। और सिर्फ टाइट की बात तो ये भी स्टेट बैंक कह सकता है कि जी हमने कौन सा उसमें शरह सूद में कम कर दिया, लेकिन उसमें फर्दर जो है IMF को एक्सप्लेन कर देता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या, और ना सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशन, जो खुद स्टेट बैंक ने उससे एग्री कर लिया था कि रिपोर्ट में ये चीज लिखी हुई है कि जो प्राइसेस के, जो कीमतों के जो दबाव है वो रहेगा, और उसकी वजह से एक जो दबाव रहने की एक बड़ी वजह ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, उसकी जो उसने 3-4 दफा जहां पे उसको इंक्रीज करना था, पहले पिछले प्रोग्राम के जो पीरियड था उसके दौरान उन्होंने इंक्रीज करने के बजाय उसको अनचेंज रखा या उन्होंने कम किया। तो और फिर उन्होंने कहा कि जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी महंगाई की इस साल की क्या है, वो IMF देख रहा है इन्फ्लेशन को 25% की रेंज में इस साल। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या हुकूमत पाकिस्तान है, दोनों उनका कोई रेंज दे रहे हैं 20 से 22% की। अब इसमें कैच क्या है? कैच इसके अंदर ये होता है कि IMF की शर्त यह है कि आपकी जो शरह सूद है वो रियल टर्म्स में वो मस्बत होने चाहिए। वो रियल टर्म्स में उसकी क्या मुराद होती है कि जो आगे जाकर आपके अगले 1 साल के अंदर महंगाई की एक्सपेक्टेशंस क्या है। IMF कह रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन 25% है, हुकूमत या स्टेट बैंक कह रहे हैं कि 21 से 22% है। तो अगर 22% के साथ देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जीरो के ऊपर है, बैलेंस के ऊपर है। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग देखते हैं, IMF की जो फोरकास्ट है वो 25 की। इसका मतलब ये है कि IMF के ख्याल में अभी भी जो शरह सूद है वो 3% नेगेटिव है रियल टर्म्स में। तो अगर 3% नेगेटिव है तो इंटरेस्ट रेट तो अगर फौरी तौर पर तो 3% इंक्रीज नहीं कर सकते आपको फौरी तौर पर उसको इंक्रीज तो करना था, लेकिन हमने नहीं किया। और उसकी अपनी लैंग्वेज है जो इस रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है और उसको साइन किया हुआ है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और वजीर खजाना साहिब ने। वो लिखते हैं कि द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एग्री टू मेंटेन अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, हायर रेट, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस एंड हायर रेट्स एंड प्रूडेंट यूज ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्शंस एज नीडेड। तो यहाँ पे तो कामरान ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट गए हैं और ये चीज लाइटली नहीं ली जाए। और मुझे ये लगता है कि देखिए इन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की कि एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। और जाहिर है कि जब लेट्स अस्यूम के अगली दफा मॉनेटरी जो कमेटी का इजलास होगा तो केयर टेकर सेटअप होगा, तो मुझे लगता है कि शायद फिर उस वक्त हो सकता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो इनकी मॉनेटरी कमेटी है, दे मे टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन और उसमें हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट उसको इंक्रीज कर दें। और ये जो इसहाक डार साहब हैं, ये जो करंट गवर्नमेंट है, एटलीस्ट दे विल से कि देखें ये हमारा फैसला नहीं है, यही तो सियासत है। हाँ, सियासत तो देखिए दुनिया आपको कह रही है, IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप ये सियासत इकोनॉमी के साथ खुदारा ना करें, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही। और
बहरहाल ये अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई हम कमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि ऐसा सच कोई ये एक्सप्लिसिट उसके अंदर नहीं है कि आपने शरह सूद इतनी रखनी है, बट एक चीज आपने तय की हुई एक्सप्लिसिटली कि ये रियल टर्म्स में जब अगली दफा मीटिंग होती है तो हो सकता है अगर इनको इमरजेंसी की मीटिंग करनी पड़ जाए, इमरजेंसी की मीटिंग इंक्रीज करके तो वो सेटिस्फाई कर सकते अभी हैं। नेगेटिव सिग्नल दे दिया है कि हम जो भी कहें कि हमने रियासत बचाई है, सियासत कुर्बान की, हमने अभी तक अपनी जो सियासत है उसको हुकूमत बचाने की जो भरपूर कोशिश कर रही है। बहरहाल मेरे ख्याल यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे महंगाई का जो इशू है। अगेन बावजूद उसके कि जो गवर्नमेंट की प्रेडिक्शंस थी, हमने बात की जो असेसमेंट थी, उसके बावजूद जो महंगाई की शरह है वो जुलाई में 28.3% रही है और आगे भी जो हालात हैं वो कोई इतने आप कह सकते हैं कि मुवाफिक नजर नहीं आ रहे, लोगों के लिए शायद मुश्किलात काफी हैं। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी के लिए वो महंगाई है और शहबाज यकीनी तौर पर हम तो पहले ये वार्न कर ही रहे थे कि इवन अग्रीमेंट होने का मतलब ये नहीं है IMF के साथ कि अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट जो जुलाई के बिजली के बिल भी जो आए हैं, अगर आप देखें ज़ाहिर बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और उसका इम्पैक्ट अभी इन्फ्लेशन में आ रहा है। इवन इमेजिन करें कि हम अपने ऑफिस की बात कर लेते हैं, हमारे एक ड्राइवर हैं, उनका यूजुअली बिल मेरे ख्याल में वो कहते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये बिल आता था, इस दफ़ा उनका 10,000 रुपये बिल आया और एक पंखा और कहते हैं जी एक हम वो बल्ब इस्तेमाल करते हैं, इवन कि बिजली की मोटर बाकी चीज़ें भी हम इस्तेमाल नहीं करते। ये एक गरीब आदमी का मतलब है वो हाल है, तो बाकी तो आप बात ही ना करें। कामरान एक गार्ड हैं सिक्योरिटी के किसी ऑफिस में वो करते हैं काम, उनकी जो मंथली इनकम है वो 18,000 रुपया है, ठीक है, मिनिमम जो वेज है उससे भी कम है, वो प्राइवेट एम्प्लॉई है और उनका जो जुलाई का बिल आया है वो 16,000 रुपये है पहले, और जिस घर में वो रहते हैं उसका किराया है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये के घर में रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड के पास कितनी आसाइशें होंगी कि उसका 16,000 रुपये का बिल आया है? ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और 16 बिल और 6 किराया, ये हो गया 22, वो तो नेगेटिव यहाँ से ही हो गए उनका 4,000 रुपया, और बाकी अखराजात, दवाइयाँ, फीस, बेचारे बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते हमें नहीं पता, ये तो इन बेचारे के लिए एसेंशियल किचन, वो सारी चीज़ें इनकी अपनी जगह पे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस सारी सूरत हाल से क्यों गुजर रहे हैं? हमने अभी तक जो मामला था इकॉनमी के इसको संजीदगी से नहीं लिया। हमने अप्रैल 2021 में जो स्टेट बैंक का कानून था उसमें तरमीम करके उसको ऑटोनॉमी तो दे दी, जो अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से वजारत ख़जाना से इन्फ्लुएंस किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो इन्फ्लेशन कंटेन करना है ना, प्राइस स्टेबिलिटी इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बदकिस्मती से गुज़श्ता 3 साल से वो उनकी जो है जितने भी उनके जो फोरकास्ट होती हैं सारे गलत जा रहे हैं, और ख़ासतौर पर गुज़श्ता 2 साल से जब कानून के तहत इनको सारा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ठहरा दी गई। ये इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर कुछ ऐसे जुमले लिखे होते हैं जो इनके अपने जो होता है फैसला उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। यही जो मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आई थी आफ्टर द मीटिंग, उसका पहला ही जुमला यही है कि जो अपसाइड रिस्क है ना महंगाई बढ़ने के, वो बढ़ गए हैं, और आगे जाके वो कहते हैं जी कि हमने उसको अनचेंज रखना है। मैं इतनी फेवर में नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने के, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कमिटमेंट्स की। अब इनकी जो आप मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट उठा के देख लें, उसके अंदर एक जुमला होता है कि अगले साल जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट में आके 5 से 7% पे आ जाएगी। सिर्फ यही एक जुमला काफी होता है किसी भी स्टेट बैंक की मैनेजमेंट को हमेशा के लिए फारिग करने के लिए, चाहे ये मैनेजमेंट हो या पीछे मैनेजमेंट। इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि ये जो जब स्टेटमेंट डाल देते हैं कि अगले साल, वो अगले साल कब है? ये अगले साल बता, जब 25 लिखते हैं इसका 25 कौन से वाला? 2025 या 21,025 की ये बात कर रहे हैं? हमें नहीं समझ आ रही कि कौन से वाला अगले साल की बात कर रहे हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी फिर ये कह रहे हैं 5 से 7% जो शरह है वो 2025 में अचीव कर लेंगे। IMF की जो रिपोर्ट है उसमें ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये आप 2026 से पहले आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये जो इस किस्म की जो मिसस्टेटमेंट, प्रोवाइडेड वो भी कि अगर आप अपनी जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो ठीक रखें, वो ठीक कर। अच्छा, इनके अंदर एक और चीज देखिए, ये अपनी तरफ से ये करते हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को ये डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो पहला है इस माली साल का दिसंबर 2023 तक महंगाई की जो शरह है, जो एनुअल रेट है वो 20% से ज्यादा रहेगा, और ये जनवरी से ऑनवर्ड से 20% से नीचे चला जाएगा। IMF की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पहले 9 माह इस माली साल के मतलब मार्च तक ये 20% से ऊपर रहेगा, और जो चौथा क्वार्टर होगा अप्रैल से जून का अगले साल का, उसमें जाके कहीं ये 20% से नीचे आना शुरू होगा। तो जब ये अप्रैल जून में अगर उनकी बात हम देख लें तब ये नीचे आना शुरू होगा, और ऐसे वक्त में जब रुपए की कदर में कमी के कोई वाज़ेह इम्कानात
नहीं है, क्योंकि आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कमजोर हैं। ठीक, तो आप कैसे एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल एक्सपेक्टेशंस, कि महंगाई हम बहुत जल्द उसको 5 से 7% लेके आएंगे। और गिवन के दो फैक्टर्स, जब अगली दफा जो अगस्त का फिगर आएगा, एक ये बिजली की कीमतों में जो इजाफा, एंड सेकेंडली जो तेल की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोलियम की मसनूआत में, इसका जो इम्पैक्ट आएगा, मतलब इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट कि शायद जुलाई से भी जो नंबर है वो ऊपर ही जाए। ये एक चीज बड़ी होती है, जब वजारत खजाना के दोस्तों से हम बात करते हैं कि उनका एक मंथली इन्फ्लेशन का बुलेटिन आता है, तो वो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये तुम लोग क्यों करते हो यार, जब 2 दिन के बाद नंबर आ जाएगा, हमारी रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेशन जनरेट नहीं होनी। मतलब 2 दिनों में कौन सा ऐसा तुम लोग लो नंबर शो करके अपने एक्सपेक्टेशन जो है उसको लोगों की कम कर दोगे। ग्राउंड के ऊपर, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दी, ये जो बिजली वाला मामला है ना, ये इतना सीरियस हो चुका है कि वो अफराद जिनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, वो अब सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो जब वो सारे लोग सोलर की तरफ चले जाएंगे जिनको कैपेसिटी है, तो फिर आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स इनके ऊपर पड़ना चाहिए। बिजली खरीदने वाला कोई नहीं होगा, जो रह जाएगा तबका, वो जो बिजली दे ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उनके ऊपर फिर आप आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स भी डाल देंगे। तो बहरहाल एक बड़ा एक सीरियस इशू बनता जा रहा है, और स्टेट बैंक मुझे नहीं लगता कि इन हालात में इस काबिल है कि ये महंगाई को कंट्रोल कर सके। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा जिक्र करेंगे दो के है तो ये खेलों का मामला, लेकिन पाकिस्तान और भारत में अगर खेलों का मामला हो तो वो भी एक फॉरेन पॉलिसी का और एक पॉलिटिक्स का इशू बन जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिक्र करेंगे जब वापस आएंगे, क्या पाकिस्तान जो भारत के अंदर क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें शिरकत करेगा या नहीं करेगा। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनी तौर पर बहुत से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के शायकीन, इवन इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया में, एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं कि जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर भारत उसकी मेज़बानी कर रहा है, क्या पाकिस्तान की टीम वहाँ पे जाएगी। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक तो इस वक्त जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत है, दूसरा आपको पता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हमने डाउनग्रेड किए हुए हैं। अदरवाइज भी भारत जो है वो, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहता है, इनके दरमियान कोई बायलैटरल सीरीज भी नहीं हो रही, न्यूट्रल वेन्यू पे ज़रूर हम खेलते हैं। अब इस सिलसिले में जब जाहिर है कि पाकिस्तान ने फैसला करना है कि हमने जाना है या नहीं जाना, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी हाई लेवल तश्कील दी थी जिसकी जो सरबराही है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं, और उस कमेटी में पीसीबी के चेयरमैन हैं, उसमें कई अहम बाकी वज़रा हैं, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। और शहबाज, कल वज़ारत ख़ारजा में इस जो हाई लेवल कमेटी है उसका इजलास हुआ, और उसकी जो अंदरूनी कहानी है जो मुझे पता चला ज़राए से, जो डिस्कशन हुई उसमें जो क्रक्स था वो ये था कि सेंस यही थी कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी, एंड प्लस वो कहते हैं कि इस वक्त जो इंडिया में, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर, मणिपुर और अदरवाइज जो वहाँ पे पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, और फिर ओवरऑल जो पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप है इस वक्त, उसको सामने रखते हुए फैसला ये हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को ये कमेटी तजवीज़ करेगी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो एक ख़त लिखेगा आईसीसी को, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि सारा क्लाउड उन्हीं का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आईसीसी को इंडिया से ही आता है। तो ख़त वो लिखेंगे और आईसीसी ये कहेंगे कि आप हमें तहरीरी तौर पर ज़मानत दें कि आप पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी फराहम करेंगे, और अगर वो ज़मानत देते हैं तो पाकिस्तान फिर मोर और लेस कंसिडर करेगा, बल्कि वो भेज देगा। तो ये एक फैसला हुआ जो मेरा सेंस है, मैं आपको बता दूं जो मेरा सेंस है, जो मेजॉरिटी का व्यू यही था कि लगता यही है कि ये एक ऐसी शर्त है जिसपे आई थिंक आईसीसी ये तो नहीं कहेगा कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि हुज्जत पूरी की जा रही है। जो हमारा डोमेस्टिक कुछ हमारे यहाँ हल्के हैं ऐसे जो समझते हैं कि हमें अपनी टीम को नहीं भेजना चाहिए, शायद उस एलिमेंट को केटर करने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। एट द एंड ऑफ द डे शायद फैसला मे बी क्लोजर टू द इवेंट करें। मेरी सेंस तो यही है कि पाकिस्तान जो है अपनी टीम भेजेगा वहां पे। नहीं, कामरान, वो डी कोडिंग अगर इसकी की जाए तो, इसको डिसाइफर किया जाए तो इसका मतलब तो यही बनता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी हतमी पोजीशन तब क्लियर होगी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएंगे कि उन्होंने आर्मी चीफ की कंसल्टेशन से ये फैसला किया या नहीं। कि अगर तो आर्मी चीफ का इसमें कोई रोल हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस मीटिंग के अंदर ज़ाहिर है कि मैंने आपको बताया कि एक सिक्योरिटी हुकाम भी मौजूद थे, और मुझे पता चला कि वहां से इस तरह की कोई ऑपोजिशन नहीं आई, और इस तरह का किसी ने कहा नहीं कि आप अगर देखें, अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली ये कह दिया कि इसमें आर्मी चीफ का बहुत अहम किरदार है इस फैसले में, फिर तो ये हो जाएगा,
ठीक है, मतलब बाराको का भी उन्होंने क्रेडिट दिया कल परसों, वो आर्मी चीफ को जो उन्होंने वहाँ पे फ्लाईओवर बना है, तो जो चीज़ क्रेडिट वो दे दे इसका मतलब वो हो जाती है। सो दैट मीन्स कि मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट एक ही पेज के ऊपर है। एक और चीज़ लास्टली, तो अगर तो उन्होंने ये स्टेटमेंट ना दी कि आर्मी चीफ का इसमें किरदार नहीं है, तो फिर हो सकता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इसाक डार हों या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हफीज शेख हों या कोई तीसरे हों, तो फिर हो सकता है तब वो इसके हवाले से चले। ये तो हम वेन्यू कर रहे हैं, वेन्यू की बेशक जो कुछ लोगों का ख्याल है कि अहमदाबाद जो है गुजरात का दारुल हुकूमत है और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनका ये होम स्टेट भी है, तो एक व्यू ये भी है कि अहमदाबाद के अंदर पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए। उस स्टेडियम का नाम आपको पता है कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन जो मुझे ज़राए ने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑन अ लाइटर नोट ये कमेंट भी किया कि उन्होंने कहा कि ये जो अहमदाबाद का स्टेडियम है उसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। तो शुरका ने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा क्या ही मज़ा आ जाए अगर पाकिस्तान की टीम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया को शिकस्त दे। तो मतलब ये है कि कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि शायद हमें पाकिस्तान को वेन्यू पर एतराज हो, लेकिन ये जो मीटिंग कल हुई है उसमें शायद वेन्यू के ऊपर भी कोई एतराज नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे जो मेरी अपनी जो लोगों से बात हुई, जो असेसमेंट यही है कि शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए और पाकिस्तान मेरे ख्याल में जाएगा भी। और उसकी एक वजह यह भी है वेरी क्विकली कि इसी हफ्ते एक जो मिनरल के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही थी, उसमें यूएस के एम्बेसडर भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी वहां पे मौजूद थे, यूएई और सऊदी अरब के जो डेलीगेट्स थे वो भी मौजूद थे। वहां पर बगैर नाम लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हों और उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि जो हमारा नेबर है वो भी तैयार हो। तो बहुत से लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि इस हवाले से भी आई थिंक जो सिविलियन और जो मिलिट्री लीडरशिप है दे आर ऑल्सो ऑन बोर्ड, एंड आफ्टर द इलेक्शन यू नेवर नो देयर मे बी सम मूवमेंट एज फार एज पाक इंडिया रिलेशंस आर कंसर्न्ड। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।